हेलो गाइस, आप हुआ टीचिंग मास्टर के साथ। और कल हमने यूपी बोर्ड क्लास 10th की जो इंग्लिश की जो बुक है उसकी फर्स्ट पोएम पढ़ी थी, डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ गिरना, जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने इसे लिखा है। तो कल हमने इसका अर्थ जाना था, हिंदी अर्थ और एक्सप्लेनेशन। और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड लेवल में किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर आते हैं उसे छाड़ना सीखेंगे। तो हिंदी एक बार चाहो तो और रिवाइज कर सकते हैं आप। द वे ए क्रो, यानी जिस तरह एक कोय ने फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से, डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण मेरे ऊपर गिराए, ये है। अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, मेरे पास एक बुक के क्वेश्चन हैं, ये बुक के क्वेश्चन है लिए मैंने आपके राजीव प्रकाशन करके है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, यानी पहला प्रश्न है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। मतलब आपको इसमें एमसीक्यू यानी विकल्पी प्रश्न नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं है भाषा लिखनी पड़ेगी। भाषा लिखने के लिए नहीं है, पहले आता था, लेकिन अब आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी मिलेंगे। अब ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे मिलेंगे वो देख लीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन दे देगा आपके लिए, जैसे कि देयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ पर खड़ा था, तो वो दे देगा अंडर द पीपल ट्री। सेकेंड में दे देगा ऑन द हिल, पहाड़ी पर खड़ा था। थर्ड में जैसे दे देगा आपके लिए अंडर द हेमलॉक ट्री। फोर्थ में दे देगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई भी नहीं। अब ये हो गया आपका। तो अब जब आप आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे डालेंगे यहाँ पे प्रश्न, तो वही आपको डालना है, ब्लैक से ही डालना है। ब्लैक से जैसे डालेंगे कि क्वेश्चन 1, और 1 का कोई पार्ट हो सकता है तो पार्ट अपने हिसाब से डालिए। वैसे आपकी जो पेपर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर बन के आएगा। देखो मैं अभी इसमें कंफर्म कर लूं, तो पेपर में आपका क्वेश्चन नंबर आएगा 14 और 15। तो क्वेश्चन नंबर 14 आएगा वैसे आपके पेपर में, बोर्ड एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन नंबर 14 वाला होगा, ये मान चलिए 14 और 15 आएगा। तो क्वेश्चन 14 डालेंगे और फिर नीचे लिखेंगे आंसर। ये आप ब्लैक पेन से करेंगे, अब आप करेंगे ब्लू से। तो इन जैसे यहाँ पे क्वेश्चन को भी 14 कर दे रहा हूं मैं। मॉडल पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 आएगा जो आपको ये करना होगा। तो आपको इसमें क्या करना होगा कि क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा आपको सही लग रहा है, यानी अंडर द पीपल ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे कवि खड़ा था, या ऑन द हिल या पहाड़ी पर खड़ा था, या अंडर द हेमलॉक ट्री धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था, या नन ऑफ दीज में से कोई नहीं है, तो वो अंडर द हेमलॉक ट्री। तो इसमें देखो हेमलॉक ट्री आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर डालेंगे 3rd, यानी क्वेश्चन वाली लाइन को ब्लैंक छोड़ देंगे, आंसर वाली लाइन में लिखेंगे 3rd नंबर डाल के अंडर द हेमलॉक ट्री, बस हो गया आंसर। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो राजीव की बुक है मेरे पास, उसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who was sitting on the tree, यानी अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन चलो ब्लैक से लिख लेते हैं, ये 15 वाला प्रश्न होगा। Who was sitting, who was sitting on the tree। अब इसमें विकल्प भी देगा वो,
हु माने कौन, वाज माने था, सिटिंग माने बैठा हुआ, ऑन माने पर, द ट्री माने पेड़ पर। पेड़ पर कौन बैठा हुआ था? तो आप इसे देखेंगे, पढ़ेंगे तो द वे ए क्रो को आ रहा है, सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर है, डस्ट धूल है, और ये जो कण है बर्फ के और धतूरे का पेड़ है। तो जो पेड़ पर बैठा हुआ कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दे देगा आपको, जैसे दे देगा पैरट, दे देगा PARROT, तोता बैठा हुआ था, या फिर स्क्वेरल दे देगा गिलहरी, या फिर समझिए आप क्रो दे देगा, और भी कुछ दे सकता है, नन ऑफ दीज। यानी इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ नीचे डालेंगे उसमें, ये तो पेपर का हो गया, आप लिखेंगे क्वेश्चन 15 और आंसर लिखेंगे, आंसर डालेंगे इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे 3rd। क्रो दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे आप क्रो। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये 2 ही प्रश्न, 14, 15 2 ही प्रश्न आएंगे। फिलहाल इसमें और भी प्रश्न दिए हुए हैं, तो मैं उस हिसाब से और प्रश्न ले लिया। आप ये समझ लीजिए, उसमें क्वेश्चन नंबर जो आपके यूपी बोर्ड का जो पेपर होगा, उस पेपर में 2 प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, 2 ही प्रश्न और 1-1 नंबर के होंगे ये 2। यानी 4 लाइन की कोई पोएम दी होगी, कविता, उसमें से ये प्रश्न छांटने के लिए दिए होंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव होंगे, और उसमें इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, इसमें और भी प्रश्न दिए हुए हैं, मैं वो ले रहा हूँ, लेकिन बोर्ड में केवल 2 ही प्रश्न आएंगे छांटने से संबंधित। ठीक है, तो गाइस हम इसे रब कर दे रहे हैं और आगे जो है लिखते हैं। ये 2 प्रश्नों को हम रब कर दे रहे हैं यहाँ पर। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसे रिपीट करके देख के भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, अगला क्वेश्चन है इसमें, वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल, वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल। वेयर डज, where does the particles of snow fell? Where does the particles of snow fell? यानी where माने कहाँ, पार्टिकल्स माने कण, ऑफ स्नो मतलब बर्फ के टुकड़े कहाँ पर गिरे, यानी बर्फ के टुकड़े कहाँ पर गिरे। इसमें फर्स्ट दे देगा ऑन द ट्री, सेकंड दे देगा ऑन द वे, थर्ड दे देगा ऑन द वे, पार्टिकल्स कहाँ पे गए, तो ऑन द हिल साइड, और दे देगा ऑन द पॉइंट। इस तरीके से तो आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन का वही नंबर डालेंगे, या तो 14 होगा या 15 होगा बोर्ड के अकॉर्डिंग, इसमें आंसर लिखेंगे और आंसर में अपने ब्लू पेन से कौन सा नंबर है, ऑन द पॉइंट, यानी कवि पर, ऑन मी, और ये मी कौन है, कवि है, कवि के ऊपर गिरे तो 4th वाला डालेंगे यहाँ पे ऑन द पॉइंट। इसीलिए जब इसे पढ़ें तो इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये बेमानी तरीका है, क्रो है, तो ये मी किसके लिए आया है, कवि के लिए आया है। तो मी ही ये शब्द आते हैं, किसके लिए आते हैं उसको भी आपको समझना होगा। इसी प्रकार से एक लास्ट क्वेश्चन और दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर से 14 दे दिए या कोई भी नंबर दे दीजिए, वैसे आपके पेपर में जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ही होगा। तो अब ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है अंडर विच ट्री वाई द पोइट स्टैंडिंग, अंडर
विच ट्री was the poet standing? Under which tree was the poet standing? मतलब किस पेड़ के नीचे कवि वो खड़ा था। तो आपके विकल्प आ जाएंगे, इसमें ऑप्शन आ जाएंगे। ऑप्शन में दे देगा कि अंडर विच ट्री मतलब किस पेड़ के नीचे जो है कि कवि खड़ा था। तो इसमें अंडर विच तो नीम ट्री कर दीजिए। सेकंड में देख लीजिए तो हेमलॉक ट्री। थर्ड पे बनियान ट्री और फोर्थ पे नन ऑफ दीज वगैरह या कोई पेड़ आ सकता है। तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पे आंसर, और इसमें आपका कौन सा ये हेमलॉक ट्री है। इसमें देखो दे रखा है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से। तो यहाँ आपको कौन सा नंबर डालना होगा, सेकंड, ए हेमलॉक ट्री। ये फर्स्ट जो है इसके जो है कि क्वेश्चनों के जो पैराग्राफ के सभी क्वेश्चनों के आंसर हो गए। जो आपके राजीव प्रकाशन की बुक है उसमें ये जो है 4 क्वेश्चन दिए होते पहले पैराग्राफ में। अब दूसरे पैराग्राफ में आएंगे, देखते हैं दूसरे पैराग्राफ को। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समझ लीजिए, इस तरीके से ही मतलब आपको क्वेश्चन के आंसर छांटने होंगे। जो 1 नंबर में ये और 1 नंबर में ये आएगा। आप देखो इसकी नेक्स्ट जो है लाइनें लेते हैं, 4 जो बची हुई लाइनें, क्योंकि डेस्कटॉप विषयों में 8 लाइनें हैं। चलो इसे रफ कर देते हैं और अगली नेक्स्ट 4 लाइन्स राइट डाउन करते हैं। अगली लाइनें हैं आपकी, हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट a change of mood, a change of mood, and shaped some part, and shaped some part of a day I had read, RUED। ये इस तरीके से आपकी 4 लाइन्स हो गई, ठीक है। आई हैड रीड। अब इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, तो क्वेश्चन वही 14, 15 ही माइंड में रखो इस तरीके से। अब इसे फर्स्ट सेकंड डाल लो या 14, 15 में डाल लीजिए। तो इसे फर्स्ट लेते हैं, डिड द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे। ऐसे फर्स्ट सेकंड कुछ भी डाल दिए, पेपर में 14 बन रही है। डिड द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, the rest of the day। Did the poet remain, क्या कवि बना रहा हैप्पी ऑन कोर्स ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, मतलब दिन के शेष बचे हुए भाग में कवि मतलब जो है कि प्रश्न बना रहा। तो हैज गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को दिया ए चेंज ऑफ मूड, परिवर्तन वाला विचार या बदलने वाला मूड मन, एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ भाग बचा लिया दिन का, आई हैड जो मैं बर्बाद कर रहा था। इसका मतलब है कि रिमेन जो पार्ट है वो मतलब उसका प्रश्न नहीं गुजरा। तो इसका जैसे कि विकल्प में जैसे आ सकता है आपके लिए, जैसे फर्स्ट दे देगा आपके लिए यस, मतलब वो यस रिमेन बना रहा।
सेकंड दे देगा नो, थर्ड दे देगा बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड, और थर्ड दे देगा आपके लिए नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब जो क्या कभी दिन के बचे हुए भाग में, रेस्ट ऑफ द डे, दिन के बचे हुए भाग में प्रश्न बना रहा था? तो आपका क्या आंसर होगा इसका? लगाइए लॉजिक, क्या हो सकता है इसका? तो क्वेश्चन फर्स्ट है और इसका आंसर जैसे लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी यस। हाँ, क्योंकि वो सुबह का जो शुरुआती समय था वो तो उसका परेशान होकर जा रहा था, लेकिन जब बरसात, जो पार्टिकल्स ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण जब गिर पड़े तो क्या हुआ कि उसे अच्छा अनुभव हुआ, और जो दिन का जो भाग बचा हुआ था उसमें वो प्रसन्न रहा था। तो ये बात यस राइट है, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच पार्टिकल डिड द क्रो शेक डाउन, विच पार्टिकल विच पार्टिकल्स यानी किसके कण डिड द क्रो शेक, डिड द क्रो शेक, शेक सुख सेकन, ये है इसका विच पार्टिकल डिड द क्रो शेक डाउन, शेक डाउन, चलो डाउन लिख देते हैं, यानी विच पार्टिकल में किसके कण डिड द क्रो, कोए ने शेक डाउन होगा नीचे गिराए, यानी किसके कण कोए ने नीचे गिराए, किसके कण कोए ने नीचे गिराए। तो किसके कण गिराए, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए आपके लिए, स्टोन के कण गिरा दिए, पत्थर के, या फिर बोल सकते हैं आप मतलब स्नो पार्टिकल्स कर सकते हैं, डस्ट ऑफ स्नो कर सकते हैं, स्नो पार्टिकल्स कर सकते हैं, और ड्रॉप्स ऑफ वाटर, या पार्टिकल्स ऑफ और अदर मैटर ले लीजिए, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, धूल के कण, और फोर्थ में दे देगा आपको नन ऑफ दीज, नो मतलब कोई नहीं। तो फिर क्या करना होगा आपको, क्वेश्चन टू आंसर, और यहाँ पे आपको लिखना होगा स्नो पार्टिकल्स, यानी बर्फ के कण जो है कि गिराए थे, स्नो पार्टिकल्स, स्नो पार्टिकल्स में डस्ट ऑफ स्नो भी आ सकता है, हो सकता है वो विकल्प में डस्ट ऑफ स्नो भी लिख दे, डस्ट ऑफ स्नो, मतलब इनमें से ही कोई एक आएगा, इनमें से ही कोई एक आएगा। तो इसमें क्वेश्चन जो रिमेन बचे हुए हैं उसे आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है, आगे बाय हुम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड, इसे रब करते हैं अभी, ये क्वेश्चन तो आया सिंपली हर बार क्यों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है डस्ट ऑफ स्नो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय हुम द पोएम, बाय हुम द पोएम by whom the poem dust of snow, by whom the poem dust of snow is composed by, is
कंपोज्ड बाई मैंने किसके द्वारा कविता डस्ट ऑफ स्नो कंपोज बाई में रचित की गई। ये इसमें डबल लगा हुआ है तो शुरू में हाँ इसका आंसर जैसे देंगे तो इसका जो विकल्प दिया हो सकता है कि फर्स्ट पे दे देगा, फर्स्ट पे जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सेकंड दे देगा रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है ये कंप्लीटली। सेकंड पे जो कि दे सकता है आपको मिल्टन दे दें। थर्ड पे आपको शेक्सपियर दे दें। फोर्थ पे नो मतलब कोई नहीं, और रॉबर्ट से मिलते और भी हैं तो आपको बिल्कुल एकदम कंफर्म याद रखना है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। तो आपका क्वेश्चन नंबर रहेगा और आंसर इसमें जो डालेंगे वो आपको डालना पड़ेगा फर्स्ट वाला। मैंने यहाँ कंप्लीट नहीं लिखा है लेकिन आप पूरा जैसे उसमें दिखाओ वही वाला लिखिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट और रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हो तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। वैसे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है इसका कंप्लीटली, और रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। अब इसका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है। हियर आई स्टैंड फॉर द, हियर आई, ये आई है, हियर आई स्टैंड फॉर द, यानी क्वेश्चन है हियर आई स्टैंड फॉर, हूम कर लिए फॉर, और ये डेट करके कर दिया है। इसमें जो है कि ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर फर्स्ट पे दे रहा है ट्री, सेकंड पे क्रो, थर्ड पे दे रहा है पोएट, और फिर फोर्थ पे दे रहा है स्नो, SNOW। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन यानी जो भी नंबर हो डाल दीजिए, नीचे आंसर। और अब देखो यहाँ पे ऑफिडे आई है ग्रुप, जो मैं बर्बाद कर चुका था। तो कवि ने समय को बर्बाद किया था, या कोई ने बर्बाद किया था, या मतलब जो है कि बर्फ ने बर्बाद किया था। तो कवि अपने समय को बर्बाद कर रहा था परेशानी या चिंतित होकर। तो आप यहाँ पे डालेंगे थर्ड पार्ट जो है कि पोइट, यानी कि जो है कवि के लिए जो है कि आया है आई। तो क्वेश्चन किस प्रकार से छानने का वो समझ में आ गया होगा। ये दो प्रश्न आने जो एक एक नंबर के होंगे। एक इस टाइप का हो गया, दूसरा इसका जो है कि 4 लाइन याद कर लेना 3 नंबर में, और एक इसका सेंट्रल आइडिया। तो 6 नंबर और 2 नंबर 8 नंबर का इस पोइम यानी पोइट्री पार्ट से आने वाला है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस। आगे नेक्स्ट वीडियो बने रहिए।